नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे पास ऑफ कोर्स ओमकार चौधरी सर तो हैं ही, प्रणाम सर। लेकिन हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट है, एकलव्य सिंह जी और ये राजस्थान जयपुर से जुड़ रहे हैं। अब मैंने जो आज के टाइटल में लिखा है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी वरना यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाह रहे थे यूजीसी के बाद, साला वो क्यों दुखी है? आप तो सेलिब्रेट करो, आपका श्राप भी लग गया। अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, आपको दिक्कत इस बात की है कि आपको ये लग रहा है कि ये कॉकरोच के आगे झुके हैं और ये भी झुकने लायक जगह है। तो दरअसल नरेंद्र मोदी जी कॉकरोचों के आगे नहीं झुके हैं। इसमें से कोई ये ना समझे कि अभिजीत दिपके, नेहा या फिर सौरभ दास जैसे लोग की जीत है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लेते हैं। आप देखिएगा इसी मंडे के बाद रोना धोना इनका शुरू होगा, यही सोमवार, आज संडे है, कल मंडे से सदन चलने दीजिए और आप देखिएगा इसी चोरी के ऊपर नीट के पेपर लीक से जो एक नया मैकेनिज्म अब खड़ा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक नया काम करने वाले हैं। आइए पहले सुनवा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम सभी अपने गेस्ट के पास। और आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं एकलव्य भाई से और ओमकार चौधरी सर से, तो प्रश्न पूछिएगा। शो के आखिरी हिस्से में प्रश्न लूंगा बुकमार्क करके। आइए मोदी जी को सुनते हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी स्वयं इंस्टाग्राम पर ये तीसरा वीडियो है, आकर के स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। ओमकार सर, ये अतीक अहमद वाला मोमेंट नहीं हुआ जब योगी जी ने कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा? यहां मैं एजुकेशन माफिया पर आता हूं। एजुकेशन माफिया कहीं मिट्टी में तो मिलने नहीं जा रहा है, कहीं गलत लकड़ी तो नहीं उठ गई। और नरेंद्र मोदी जी अब जो करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर इसके बाद पूरा कॉकरोच गैंग रोता फिरे? देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। लोगों को शिकायत इसी तो बात की है कि जंतर मंतर पर भी जो कानून को काम करना चाहिए था, वो कानून ने अपना काम नहीं किया। लोगों की शिकायत यही है। एक दिन के धरने के लिए परमिशन थी, वो एक्सटेंड कैसे कर गई और बिना किसी से परमिशन लिए कैसे वो आगे बढ़ गई? कानून को यहाँ अपना काम करना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि वहां आपत्तिजनक भाषण दिए जा रहे हैं, कानून तोड़ा जा रहा है, लोगों को भड़काया उकसाया जा रहा है, कुछ ऐसे एलिमेंट वहां आ रहे हैं, उनको मंच दिया जा रहा है, तो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तीसरे, मैंने अपने प्रोग्राम में भी और दूसरे चैनलों पर भी ये बात कही है कि जब इनके पल्ले में कुछ नहीं था, जब ये अकेले बैठे हुए मक्खी और मच्छर मार रहे थे, उस समय उनको यहां से हटा देना चाहिए था, डिस्पर्स कर देना चाहिए था। संसद सत्र को नजदीक आने का इंतजार ही क्यों किया गया? क्यों संख्या बढ़ने दी गई? क्यों समस्या को विकराल होने दिया गया? और मेरी आपत्ति तो इस बात पर भी है अभिषेक जी
आप वीआईपी दर्जा क्यों दे रहे हो? वो आकर के बोस्टन से और लैंड कर रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर जाकर के उनको वहां परमिशन दे रहा है कि आप जाइए धरना दीजिए जंतर मंतर पे। ये प्रैक्टिस ही गलत है। आपने पहले ही दिन उसका दिमाग खराब कर दिया और पता नहीं मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी भी कि नहीं थी, क्या सोचा और क्या ऐसा किया गया। लेकिन हाँ, उसके बाद जो हुआ है, देखिए 19 जुलाई तक बल्कि 18 जुलाई तक सब ठीक था, सब पीसफुल था। आप भाषण दे रहे हो, चलो वो भी ठीक है। आप आपत्तिजनक बातें कर रहे हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ तो जो अधिकृत यूट्यूब चैनल है उन पर पता नहीं क्या-क्या बकवास की जाती है और एक बहुत बड़ा गैंग है जो यही काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2014 के बाद से ही कर रहा है। तो यहाँ भाषणबाजी हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक भीड़ का रेला आता है और हर तरह के जीव जंतु यहाँ ला करके छोड़ दिए जाते हैं, जिनमें 2500 का दावा तो दिल्ली पुलिस ही कर रही है कि हमने अपराधियों के चेहरे पहचान लिए हैं सिस्टम से। उन अपराधियों को किसने भेजा, क्यों भेजा, मकसद क्या था, वो पता चल गया जब 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों पर अटैक किए गए, बैरिकेड तोड़ दिए गए और संसद में घुसने की हर संभव कोशिश की गई। तो इसके पीछे की रणनीति क्या थी, दिमाग कौन से थे, उनका मूल मकसद क्या था? क्या वो चाहते थे कि 10-20 लाशें बिछ जाएं ताकि वो मोदी जी को बदनाम कर सके पूरी दुनिया में, देश के भीतर एक वातावरण? और ये 5वां मौका था जब इस तरह की कोशिश और साजिश की गई है। पहला मौका शाहीन बाग, व्यस्ततम मार्ग को रोक करके बैठ गए, 100 दिन उठे नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वो 13 महीने का आंदोलन, उसमें भी कत्ल से लेकर के और रेप तक सब कुछ किए गए, सड़कें रोकी गई, लोगों का जीना हराम किया गया। एक 35 साल के पंजाब के युवक जसबीर की अंग भंग करके हत्या करके बैरिकेड पे उसकी लाश टांग दी गई। बिल्कुल। माहौल खराब करने की हर संभव कोशिश की गई। फिर महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठाया गया और शंभू खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने तो छोड़िए, उससे भी ज्यादा समय तक वहां पूरा तांडव रचा गया। तो ये बार बार इसलिए किया जा रहा है कि भारत को बदनाम किया जाए। और नॉर्वे की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस रिपोर्टर ने क्या कहा, हेला लाइन, हम भारत पर या आप पर क्यों भरोसा करें। एक परसेप्शन बनाया गया है कि वहां तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, प्रधानमंत्री तो वहां के पत्रकारों से बात ही नहीं करते हैं, कोई संवाद ही नहीं है। ये परसेप्शन कौन क्रिएट कर रहा है? ये सब जानबूझ करके डिजाइन किए जा रही हैं चीजें सारी की सारी, क्योंकि भारत जितना इन 2014 के बाद से अब तक हुआ है, किसी को भी उम्मीद नहीं रही होगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने कम समय में भारत में इतने बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। पूरी दुनिया सराहना कर रही है और ये लोग चूंकि जनता के द्वारा लगातार ठुकराए जा रहे हैं और इनको सत्ता से बाहर निकाला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को राज्य दर राज्य सफलता मिलती जा रही है। तो जब कोशिशें किसी की नाकाम हो जाएं तो उसके बाद साजिशें रचना शुरू हो जाती हैं। तो वही किया गया है जंतर मंतर पर भी। एकलव्य भाई, स्वागत है आपका। 22 राज्यों में जब आपकी सरकार होगी, विपक्ष कहीं भी नहीं होगा, तो विपक्ष तो हाथ पांव मारेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा इनोवेशन दिखा। समाजवादी पार्टी के लोग जो अखिलेश यादव में के राज में 2012 के बाद यूपी के अलावे कहीं की पॉलिटिक्स नहीं किए, वो वहां पे दिखे। भीम आर्मी का कॉकटेल दिखा, यानी जय भीम जय मीम का भी कॉकटेल दिखा। लेकिन इसके अलावा एक और नई चीज दिखी, चादर और फादर गैंग का अलायंस।
ये मोदी सरकार, अब कमाल की बात है कि शुरू में 10-12 दिन तक ये लोग 50 लोग ही थे। यानी सरकार को इन लोगों ने प्लान किया था कि सरकार को रिलैक्स कर देना है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ जान नहीं, और अचानक हम पूरा अपना सब कुछ फेंकेंगे इसके अंदर। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, और नरेंद्र मोदी जी क्या टाइम बाई कर रहे हैं? क्योंकि वो बिगर प्रोटेस्ट आप भविष्य में देख रहे हैं एफसीआरए और इन सब के आने के बाद। देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आपने मुझे स्पेशल गेस्ट कह दिया, लेकिन आप जैसे स्पेशल लोगों के बीच में आपने मुझे स्थान देकर मुझ पे उपकार किया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, मैं बहुत क्लियर हूं कि ये सब जब शुरू हुआ तो सर ने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया कि किस तरह से एक बाहर से एक व्यक्ति आके और उसको लाइटली ले लिया गया, वो बैठ गया और ये सारी चीजें हुई। मुझे जो बात अभिषेक जी मतलब थोड़ा बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन थी, वो ये थी कि कुछ 3-4-5 दिन के बाद ही जिस तरह के एलिमेंट्स इससे जुड़ने लगे, जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्टूडेंट विंग के जो लोग थे वो एक टिपिकल जो इनका टूल किट स्ट्रैटेजी होती है, एसएफआई हो या एसएफ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कम्युनिस्ट जो इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं, और जो एक प्रोटेस्ट के आपने देखा होगा, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोविड के समय कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा हो, जो एक प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है कि भाई पहले आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके कोई मुद्दा टच कर दिया, उससे फिर कोई एक बड़ा सेगमेंट जोड़ दिया, कभी वो किसान हो सकता है, कभी वो स्टूडेंट्स हो सकता है, कभी वो महिला वर्ग हो सकता है। जब वो जुड़ गया तो उसके बाद आपने उनको इंस्टिगेट करा, इंस्टिगेट करके हो सकता है पहले नारेबाजी हो जाए, फिर गालीबाजी हो जाए, फिर थोड़ी धक्का मुक्की हो जाए, फिर थोड़ा लाइट वायलेंस हो जाए, और फाइनली कुछ लाशें मिल जाएं जिसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। मैं ऐसा समझता हूँ। और देखिए अभिषेक जी, ये बड़ा क्लियर था कि जो हम मोदी जी की टाइमलाइन को अगर देखेंगे तो 2014 से लेके जो 2019 का कार्यकाल था, कहीं ना कहीं जो उनको 2019 का जो फाइनली जो 300 वाला मैंडेट मिला, वो गवर्नेंस पे मिला। उस समय पहले आप, उससे पहले इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टियां तोड़ने की बात, लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में समाहित करने वाली बात, ये सब कोई इस तरह की कोई पॉलिटिक्स होती ही नहीं थी। वो तो 2019 में जब महाराष्ट्र में पहली बार ये शरद पवार जो है, ये उद्धव ठाकरे को जिस तरह से तोड़ के ले गए, तो उस और एक तरह से मैसेज दिया अमित शाह को कि भैया तुम्हें तो मैं बताता हूं कि चाणक्य नीति होती क्या है, तब जाके सर बीजेपी ने ये सब चालू करा कि ठीक है, अगर रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज करने हैं तो हम भी बताते हैं, नहीं तो उससे पहले सर बीजेपी अपने गवर्नेंस पे फोकस करती थी। तो कहीं ना कहीं अभिषेक जी, ये लोग समझ चुके थे कि इस आदमी को गवर्नेंस पे और इलेक्टोरली तो डिफीट नहीं किया जा सकता, तो अब कुछ करना तो कुछ और ही पड़ेगा। उसकी इनको सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं समझता हूं कि वो कोविड थी। और उसी समय आप देखेंगे कि जिस तरह से मतलब एक नंबर्स को लेके झूठा प्रोपेगेंडा चलाना हो, चाहे वैक्सीन को लेके प्रोपेगेंडा चलाना हो, मतलब डेथ टोल्स जो थे उसको लेके प्रोपेगेंडा चलाना हो, उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इनको किसान आंदोलन की मिली, उस समय जो इनने एक अराजक माहौल बनाया, जिस तरह से दिल्ली राइट्स हुए, और फाइनली अभिषेक जी आप देखो कि 2024 में एक्चुअली इनको मिली तो किसी अन्य कारण से थी वो सफलता, लेकिन वो बीजेपी की कमी की वजह से ज्यादा थी, जो बीजेपी 240 पे पहुंच गई, और इनको ऐसा लगा कि हमारी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। और अब 2024 में जब ऐसे रिजल्ट्स आए अभिषेक जी, तो इनको ये भी लगा कि भैया ये तो अब देखो मोदी को हटाने के कितना करीब हम आ गए, तो ये स्ट्रैटेजी हम जारी रखेंगे तो ज्यादा दूर नहीं है, वैसे भी ये तो बैसाखी की सरकार है, हो सकता है इसको इस कार्यकाल में ही निपटा दें। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ अभिषेक जी कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, सब जगह जिस तरह के परिणाम आए, तो कहीं ना कहीं जो मतलब इनका मनोबल था वो इस तरह से चकनाचूर हुआ कि इनको लगा कि हम तो जो सोच रहे थे वो तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। अब हमें तो मतलब वी विल हैव टू रिटर्न टू आवर ओरिजिनल स्ट्रेटेजी, अराजकता वाली। इलेक्टोरली तो कोई चांस ही नहीं है भाई इस व्यक्ति को हराने का। 2024 में जो हमें गलतफहमी हो गई थी कि हम इसको इलेक्टोरली भी डिफीट कर सकते हैं, वो तो सही है ही नहीं भाई। ये तो सारे स्टेट्स जीत गया और बहुत बुरी तरह से जीत गया, तो इसको तो मतलब इसके अगेंस्ट तो मतलब
वो क्या कहते हैं अभिषेक जी, एक कहावत होती है ना कि जब कोई जैसे कहते हैं ना, नकारात्मकता जब होती है और उसकी जब पराकाष्ठा होती है तो वो एक मानसिक बीमारी बन जाती है। तो ये लोग, मतलब आप देखेंगे जिस तरह से योगेंद्र यादव ने अभी जब ये हुआ तो वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले से जिस तरह की बातें, उनका एक वीडियो आया था कि अब इस देश के जो मुद्दे हैं वो सड़क से तय होंगे। पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ऐसे लोगों को मतलब ग्लैमराइज करने की अपॉर्चुनिटी ना नहीं देनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। मतलब टाइम से पहले इन लोगों ने प्लान लीक किया, आपको लगता है क्या? इस तरह की बातें करके टाइम से पहले अपना प्लान लीक कर दिया इस तरह की बातें करके। शायद मोदी जी ये नहीं चाहते थे कि लाशें गिरे स्टूडेंट्स के नाम की। नहीं, 100% मैं तो मानता हूं अभिषेक जी, जैसे कि मैंने कहा कि जब जिस जगह पे पत्थर पहुंच सकते हैं, अभिषेक जी देखिए, मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूं और अभी भी बहुत मित्र हैं वहां पे। नशीले पदार्थ बच्चों को दिए जा रहे थे। ये जो दिन में जो धरना और प्रोटेस्ट जो करते थे ना, राजनीतिक पार्टी के भी लोग, वो लोग रात को उनके गुर्गे वहां पे जाके बच्चों को समझाते थे नशीले पदार्थ देके कि कोई भी जो आंदोलन होता है वो बलिदान मांगता है। तो 2-3 कोई वीक मोमेंट ही तो चाहिए होते हैं ना अभिषेक जी। हम भी उस उम्र में रहे हैं, इतना जोश होता है, कभी कुछ गलती से कर गए तो इतना ही तो चाहिए था इनको कि 3-4-5 लाशें मिल जाएं। तो इनका तो बड़ा क्लियर था। और मैं ऐसा समझता हूं कि इसको देखिए, एक ग्रेट लीडर की या एक अच्छे लीडर की एक ये क्वालिटी होती है कि वो सिचुएशन को आने से पहले भाप ले, कोई बड़ा नुकसान होने से पहले उसको भाप ले। और ये भी मैं कहूंगा अभिषेक जी, देखिए अल्टीमेटली जो एक प्रधानमंत्री होता है उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, वो सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसके पास। तो उसके कुछ फोकस एरियाज होते हैं, तो फोकस एरियाज होते हैं तो कभी कभी कुछ एरियाज में कोई कमी रह जाती है। और ये हमारा, मतलब मेरे ख्याल से तो, या हमारा क्या, बेसिकली बीजेपी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनके पास एक ऐसा सेनापति है कि जब इस तरह की आपत्ति आती है तो वो सब कुछ अपने हाथ में वो कमांड लेके चीजों को संभाल लेता है। तो ये कुल मिला के मुझे तो ये लगता है अभिषेक जी। ओमकार सर, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। वापस एकलव्य भाई के पास आए। ये जो जेनजी है दिल्ली एनसीआर का, ये वैसे भी कोर वोटर नहीं है। और कोर वोटर छोड़िए, इसमें से 1% लोग, ये जो इंस्टाग्राम के उत्पाती लोग हैं और जो लेफ्ट इको लिबरल सिस्टम की तरफ से ये जो चल रहा था वहां पे, इनमें से हार्डली 1% वोटर है जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ब्ला ब्ला अन्य लोगों को वोट करता है। तो नरेंद्र मोदी वोट के कारण तो नहीं नीचे गए। फिर मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, उनकी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर वो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिसी पर जाते तो इनके आगे झुकने की जरूरत नहीं थी। क्या वो चाह रहे थे कि सदन इस बार जल्दी से चल जाए और मानसून सत्र में कोई अड़ंगा ना लगे और बिल पारित करा लिया जाए? या नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को संभवतः हम लोग मिस कर गए हैं, उसे ठीक करने के लिए आई नीड टाइम? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि 2 बातें हैं, ये दोनों ही बातें हैं और थोड़ी थोड़ी। बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास। अच्छा सॉरी, मुझे लगा आपने बोला कि जाने से पहले, सॉरी। देखिए 2-3 पहलू हैं इसके। ये बात तो ठीक है, सो कॉल्ड जेन जी, मुझे लगता है एक नया शब्द हमें प्रचलन में लाना चाहिए। वो है जैन भारत। उसमें सब आ जाएंगे, ये जी भी कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ये जैन जी के नाम पर जो रायता फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से, जिनको ना समझ है और जिस तरह का उनका पहनावा, जिस तरह की उनकी जबान, जिस तरह का उनका कंटेंट, ये सब चीजें भारत के आम लोग जब मैं कह रहा हूं तो वो जो वाकई जागरूक भी हैं थोड़े बहुत राजनीतिक तौर पर, जिनको ये भी समझ है कि हम जो बोलेंगे उससे समाज और देश को नुकसान होगा या फायदा होगा, यानी वो संतुलित दिमाग के हैं। तो जो हमने ये नस्ल देखी है इस जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान,
अगर यही जैन जी है तो तब तो कहना पड़ेगा कि बहुत संस्कार विहीन है। ये मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। ये किसको ध्वस्त करेंगी? हो सकता है अपने परिवारों को ही ध्वस्त कर दें, अपने रिश्तेदारों को ही ध्वस्त कर दें और अल्टीमेटली अपने आप को भी बर्बाद कर लें। तो इन लोगों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। इनकी चिंता करें इनके माँ-बाप, इनके रिश्तेदार और जिस समाज में ये रह रहे हैं वो। ये किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते, सिर्फ़ अपना नुकसान कर सकते हैं। ये जितना बहकेंगे, जितना गोबर करेंगे, उतना गंदगी फैलाएँगे अपने आस-पास। क्योंकि अरे मैंने तो सर डर जी। लगता है ना, कभी नीले ड्रम में पैक करवा देती है मर्दों को, पुरुषों को, कभी धक्का दे देती है। बताइए, वो जेन ज़ी तो थी। अभी एक बंदी ने धक्का दे दिया अपने ही फियांसे को। तो ये भी तो एक नया प्रचलन में आया है कि भाई इस तरह से धक्का दे देना है। कहीं वो हनीमून मनाने गई, मर्डर करवा दिया। तो एक अलग कोई लेवल का भी ये कोई भी जब नई समस्या सामने आने लगती है ना, तो उसका समाधान भी आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उस समस्या को एड्रेस नहीं किया जाता है। तो अब करेक्ट। आप देखिएगा अगले कुछ सालों में शादियाँ ही नहीं होंगी ऐसे तेज़-तर्रार चेहरों के साथ, उनकी शादियों को भी लाले पड़ने वाले हैं। और ये केवल इनकी वजह से और इन कुछ घटनाओं की वजह से। आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा हमेशा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, इनको बिल्कुल। दिक्कतें ए आने वाली हैं। एकलव्य और भाई जी, जहाँ जी सर, तक सॉरी। मोदी जी का प्रश्न है तो ठीक है भई, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, गाली तो तभी से निकाली जा रही हैं, तरह-तरह की गालियाँ निकाली जा रही हैं। जब प्रधानमंत्री बने तो और ज़ोर लगा कर के गालियाँ डबल कर दी गई। 2019 में फिर चुन करके आ गए तो गालियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। 2024 में आए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हर छोटे-बड़े नेता, विपक्षी। मुझे लगता है 2029 में जब आएँगे, इनके सिर फटने लगेंगे। और 2029 जो जो ये इकोसिस्टम की जितनी टीम है, ये तो अपने लत्ते कपड़े फाड़ करके ये छाती पीटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनको हुँ। ये फैसला करना पड़ेगा तब कि तुम्हारा अपना फ्रस्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन देश की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, ना कर पा रहे हो। देश की जनता तो बल्कि जब-जब आप गाली देते हो, वो और एकजुट होती है मोदी जी के साथ। एकलव्य भाई, जिस तरह से भाजपा समर्थक, स्पेशली जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मोदी जी से ये कहने लगे, अरे हमारी नाक कटा दी, कॉकरोचों के आगे झुक गए। और जिस प्रकार से मिजरेबली भाजपा आईटी सेल, जो इंस्टाग्राम पर संभवतः मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए था, वो हुआ भी नहीं और मिजरेबली फेल हुआ। रतन शारदा जी ने, जो कि आरएसएस के बड़े चेहरे, कल उन्होंने लिखा ये बात कि भाजपा मीडिया सेल एंड आईटी सेल शुड टेक अकाउंटेबिलिटी। वो तो संघ के बहुत क्लोज है। रतन शारदा जी कभी किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करते, बहुत रेयर चीज था मेरे लिए भी। लेकिन उन्हें खुल करके कल लिखना पड़ा। उन्होंने हर्षवर्धन त्रिपाठी सर का भी नाम लिया कि इन्होंने भी फेस किया है इन्हीं आईटी सेलों के लोगों के द्वारा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को कि ये क्या बात हुई कि हर चीज का अंततोगत्वा मोदी को स्वयं देखना पड़ेगा? देखिए अभिषेक जी, एक पार्ट तो ये जो एक गाली गलौज वाला जो पार्ट है ना, इसमें एक छोटी सी चीज को समझना की जरूरी है कि मोदी जी इन सब चीजों से प्रभावित नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति। इनफैक्ट मोदी जी हमारे सामने दिखते हैं क्योंकि वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई बड़ा संकल्प या बड़ा लक्ष्य लेके चलता है, तो वो कभी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। वो अपनी रणनीति बनाता है, अपने अंतिम लक्ष्य को लेके उसके बीच में पड़ाव आते हैं, उन पड़ाव के लिए एक रणनीति तैयार करता है और उसमें जो बाधाएं आती हैं उनको टैकल करके उनको दूर करते हुए आगे बढ़ता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जो मोदी जी का अंतिम लक्ष्य है
उसमें एक जो बहुत बड़ा पड़ाव है वो ये मॉनसून सत्र के कुछ बिल हैं, उन बिल को पास कराना है, जैसे कि खास करके FCRA एक्ट और जो हमारा ये संयुक्त बिल है महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का, उसके बीच में ये उस पड़ाव पे ये एक बाधा थी ये आंदोलन। मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूं अभिषेक जी कि ये कोई संयोग नहीं है कि जिस 20 दिन सोनम वांगचुक ने यहाँ पे फास्ट करा, उसी 20 दिन के लिए राहुल गांधी विदेश में थे और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ थे और इतनी लंबी चोटी पे वो कभी नहीं गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार इज ऑलवेज प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन जो कि हमें नहीं पता होती, लेकिन उन्हें पता होती है। तो और कुछ ना कुछ तो इसमें है, और मोदी जी का जो लक्ष्य है उन्हें उसे प्राप्त करना है और वो उस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात तो सही है ना अभिषेक जी जो आपने कही, किसी को भी लगेगा। अब ये जिस तरह से, मतलब ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर ये वाकई में इस्तीफा होना था तो थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, इंगेज करना था तो पहले कर लेना चाहिए था। अब देखिए ना अभिषेक जी, एक अजीब सी बात होती है कि जैसे जब, अच्छा इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है अभिषेक जी, जिसको मुझे लगता है मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों से भी बड़ा सेंसिटिवली वो मुद्दा जुड़ा हुआ था, जो UGC वाला जो पूरा प्रकरण हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उस समय ना अभिषेक जी, सबने ही किसी तरह से ना मैच्योरली इस इशू को डील नहीं करा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच गए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तो सबसे बड़ी गलती थी कि साहब जब गलती हो गई, ठीक है भाई, मोदी जी ने वो गलती नहीं करी, प्रधान ने वो गलती नहीं करी, लेकिन तुम्हारे ही सरकार के सिस्टम में किसी ने वो गलती करी ना। तो अकाउंटेबिलिटी लेके जो तुम्हारे ही समर्थक हैं, अगर वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो उनसे इंगेज कर लो, इंगेज तो करो। अब तुमने इंगेज नहीं करा तो दूसरी तरफ ने भी अपनी हदें पार कर दी। आपने देखा होगा ना अभिषेक जी, हम लोग सब क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन कुछ लोग सारी हदें पार कर गए। मतलब खुद ही हम शत्रु बोध की बात करते हैं, लेकिन हमने शत्रु को सारे एडवांटेजेस दे दिए। मतलब कुछ लोग तो हमें पार कर ही गए ना अभिषेक जी, ये भी एक सच्चाई है। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ना अभिषेक जी की, जो सरकार के प्रति, या धर्मेंद्र प्रधान उस इशू के भी तो एक तरह से सिंबल थे ना, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे, तो इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये धर्मेंद्र प्रधान से अगेन रिलेटेड इशू आ गया, तो उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करा इस ऑपोजिशन और भारत विरोधी शक्तियों ने। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था ना सरकार और हमारे ही बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में। क्योंकि अभिषेक जी देखिए, सच्चाई यह है कि हर कोई बहुत ज्यादा विश्लेषण करके और बहुत मैच्योरली हर इशू को डील नहीं करता। एक इशू उठती है, उसके पास जितना टाइम होता है वो सोचता है कि अरे ये कैसे हो गया यार, ये कोई तरीका है क्या करने का, और उसके ऊपर से मसाले पे मिर्ची ये IT सेल वाले लगा देते हैं कि भाई गलत कर रहे हो, उसके बाद भी मतलब नेता बना रहे हो लोगों को। तो ये सब है अभिषेक जी। फेयर इनफ। चलिए 2-4-5 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं, एड्रेस करते हैं। भैया, बिहार में पुलिस गजब ठुकाई कर रही है, इन पत्थरबाजों को सम्राट चौधरी ने रेला, दिल जीत लिया। अरे भाई, दिल ही नहीं जीता, नाम आप लोग को दिखाऊं। कल से जितने मायूस लोग हैं ना, आप लोग अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाइए भाई। आपने जिसके लिए वोट किया था बिहार में, वैसी ही सरकार चल रही है। मतलब आप क्या कहेंगे, योगी जी का कॉकटेल रही है, साथ में धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जी को मिला लीजिए, वैसा एकदम। थोड़ा नाम पढ़ता हूं दर्शकों। संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक लेफ्ट के हैं, अरेस्ट। कुमार परवेज मिया CPI ML के हैं, गिरफ्तार। धनंजय JNSU अध्यक्ष हैं पूर्व, अरेस्ट। दीपांकर मिश्रा ऐसा वाले, अरेस्ट। सबा आफरीन मैडम, अरेस्ट। कुमार दिव्यम, अरेस्ट। नौशाद अहमद, पूरा सेकुलरिज्म का ख्याल रखा है, एकदम 50-50 एकदम अरेस्ट हुआ है। तो बाकी आने वाले समय में आप देखेंगे कि गदर मचने वाला है यहाँ पे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके, ये प्रश्न है अभिषेक भैया, ओमकार जी, एकलव्य जी, नरेंद्र मोदी जी और भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी विदेश में सर्वोत्तम पार्टी। ठीक है, ये है कि ये भावनाएं है सर, ये लोगों की भावनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी ने अपने एक, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो प्रशासन डिलीवर किया है सर, इसी से ये ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब यही बीजेपी पहले भी थी ना, तो एक व्यक्ति इसको, ठीक है, एप्रिसिएशन है, लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, अच्छी बात है। ओमकार सर के लिए प्रश्न है। ओमकार सर, आई कैन सी
इन हरियाणा बहुत सारे नए संगठन बन रहे हैं which are spreading misinformation in the name of conspiracy theory like SIR, Instagram के बारे में बीजेपी needs to see this. भैया हरियाणा में मैं करीब करीब 16 साल तो एडिटर रहा हूं एक अखबार का, और उससे पहले चंडीगढ़ में एक अखबार का लॉन्च करने के लिए गया था, वहां भी रहा हूं कुछ साल। तो मैं हरियाणा के मूल चरित्र को समझता हूं, जानता हूं, और हरियाणा को अपना दूसरा घर भी कहता हूं। मेरा दूसरा घर भी है वो। मैं पैदा मेरठ में हुआ किसान परिवार में, लेकिन चूंकि मेरी कर्म भूमि बहुत लंबे समय तक हरियाणा चंडीगढ़ रही, तो मैं हरियाणा को मानता हूं। हरियाणा कई तरह के नेताओं की गिरफ्त में रहा है, उसको निकलने में समय लग रहा है। ये सब प्रसव पीड़ा काल है, और ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए, कब्जा बनाए रखने के लिए, और उनमें से कई चेहरे वंशवादी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, लेकिन वो सत्ता में वापसी के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक पहले भी जाते थे और अब भी गए हैं। ये जो कई जिलों में आग लगवाई गई थी जाट आरक्षण को लेकर के, उसको कोई पता नहीं है, और उसके पीछे कौन सी ताकतें थी ये भी हम और आप जानते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में जो जाट कम्युनिटी है वो 24 से 26% के आसपास है, और गैर जाट कम्युनिटी उसी अनुपात में लगा लीजिए 74 या 76% है। लेकिन वहां जाट कम्युनिटी को लगता है कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होना चाहिए, और अगर किसी और कम्युनिटी का बन रहा है तो वो क्या क्या कर सकते हैं ये आप देख रहे हैं। आपने अपने इस मैसेज में भी बताया है कि क्या क्या किया जा रहा है। तो ये मैं अगेन कहूंगा कि ठीक है, हर आदमी घोड़े दौड़ाता है, वहां भी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, और जनता अगर इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है, फैसले कर रही है, और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रही है, तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के जो भी कार्यवाहियां की जा रही हैं, जो भी प्रपंच रचे जा रहे हैं, इनका कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन ये FIR वापस लेना, सौरभ दास ने नड्डा के साथ हैंडशेक रिजेक्ट करने को बेइज्जत किया। कसम से थूक चाटने वाला काम कर रही है बीजेपी, थूक के चाटने वाला बीजेपी काम कर रही है। कभी कभी क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दी किसी चीज पर अपना विचार बना लेते हैं मित्र। आपको एक मैं बात बताऊं, आपने बोला ना कि FIR रिजेक्ट हो गया, आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आप देख लीजिए, जिनको लग रहा था बच गए ना, कभी कभी होता है चल जान देते हैं। पुलिस लगातार सभी दंगाइयों को न केवल पकड़ रही है बल्कि इनको अरेस्ट कर रही है, घर से उठा रही है। आप टेंशन मत लो, वो हवा हो गए, वो उठ गए यहां से। इतना ही काम करना था इनको। और आपकी अनुमति से अभिषेक जी, इसके सेकंड पार्ट का भी जो है ना कि नड्डा जी से हैंडशेक रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में और राष्ट्रनीति में जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या बेइज्जती होती है ना, उससे बहुत बड़ा होती है देश की सुख, शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था। तो अगर कभी कभी एक कदम पीछे रखना पड़ता है देश का हित आगे रखने के लिए, तो ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये बड़ी बात होती है, मैं ऐसा समझता हूँ। और थोड़ा समय गुजरने दीजिए। बिल्कुल, हाँ, थोड़ा, मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा समय गुजरने दीजिए, पता चलेगा कि कौन एक्चुअली ये लड़ाई जीता। अभी FCRA वगैरह पास होने दीजिए, यही लोग बस इतना सही खेल है। हालांकि प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, गड़बड़ तो होगी अभिषेक जी, नए शिक्षा मंत्री RSS से और ब्राह्मण भी है, तो क्या फिर से पहिया आगे आएंगे? मोदी जी को अब OG बुलाना होगा। अरे आप टेंशन मत लो भाई, मोदी जी जो है ना राजनीति में इन लोगों के पिताजी हैं। अभी तो ये नए नए कॉकरोच आए, बिल से बाहर निकले। एक बार हुआ ये कि एक मेढक भादो के महीने में जन्म लिया और उस महीने में बहुत तेज बरसात हुई,
तो अपने बाप को बोल रहा है, बाप रे बाप पिताजी, इतनी भारी बरसात तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। तो जो बड़ा मेढक था, जो 1-2 साल से जीवन जी रहा था उस नाले में, बोला, साले तेरा बाप मैं हूं, हर एक भादो और सावन में ऐसी ही बरसात होती है, तू इस साल जन्म लिया है तो तुझे भारी बरसात दिख रही है। सर ये गजब क्वेश्चन आ गया सर, ये आ गया मजेदार। इसका उत्तर आप ही दे दीजिए। नहीं सर, मैं तो बस इतना सा, मेरा तो निवेदन है कि अगर दीपके जी ऐसा प्लान कर रहे हैं तो उनके इस आंदोलन को फंड करने के लिए मैं तैयार हूं सर। मैं चाहता हूं कि एक बार ये लोग कर लें वहां पे आंदोलन और पता चल जाए कि इस तरह की हरकतों का वहां पे सर योगी जी को कोई इंटरनेशनल परसेप्शन वगैरह की चिंता और ये सब नहीं करना है। ऐसा होगा कि उसके बाद सर मुझे लगता है अगले 10 साल तक इस देश में आंदोलन नहीं होंगे। दीप अलग होगा और के अलग अलग होगा। ओंकार सर, आपके लिए, बंगाल आधे ने एनी का बदला रेजिग्नेशन से, ये समझ में नहीं आया। आपने जेनजी टाइप का ही क्वेश्चन पूछ लिया। एनी का बदला रेजिग्नेशन से। देखिए, बंगाल में तो जो आपने देखा कि जो लठवट बची है, आधे नॉर्थ ईस्ट, आधे नॉर्थ ईस्ट, आधे नॉर्थ ईस्ट, नहीं कुछ नहीं बदला था। ठीक है, कुछ नहीं बदला। दीपक सिंह जी धन्यवाद। ओमकार सर बहुत बहुत धन्यवाद। एकलव्य सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शो में आए और क्या मस्त आज का शो रहा। तो लगभग 3000 लोग लाइव देख रहे हैं इस वक्त प्राइम टाइम में। तो भैया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभिषेक तिवारी शो के, एंड ओशन नेटवर्क एंड ओमकार चौधरी सर के, क्योंकि यही गिलहरी जो है ना लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि इंस्टाग्राम की लड़ाई तो हमने देख ही ली है कितनी अच्छी हो रही है, तो यूट्यूब पे लड़ते हैं कम से कम ढंग से। धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय श्री राम।